अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अच्छा जी, तो हम बात करते हैं पैथोलॉजी के ऑस्पी की। तो उसमें से जो है चैप्टर्स रहेंगे उसमें आपको बता देती हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। लिवर में ना आपको ऑलमोस्ट बता देता हूँ। उसमें सिर्फ एक बात और है कि ना हमारे पास जो लिवर की एक पिक्चर आती होती है बिल्कुल नोडुलर लिवर होता है, और उसके साथ वो कभी कभार आपको बता देते हैं कि पेशेंट जो आपके पास प्रेजेंट किया था उसको कोई बहुत अरसे से क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन था, क्योंकि आपको पता है कि लिवर सिरोसिस इन चीज़ों के साथ डेवलप हो जाता है। तो कभी कभार उसका सिनेरियो आता है, कभी कभार सिनेरियो नहीं आता, खाली पिक्चर आती है और शदीद नोडुलर लिवर होता है, श्रंकन होता है, तो वो आपका लिवर सिरोसिस है। तो लिवर सिरोसिस के टॉपिक को आपने एक करना है। वो आपसे अगले सवाल में ये पूछते होते हैं कि आपका ये वाली जो कंडीशन है ये किन किन फैक्टर्स या किन किन प्रीडिस्पोजिंग एसोसिएटेड कंडीशंस के साथ ज्यादा होती है। तो लिवर सिरोसिस आपको पता है कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, एल्कोहलिक लिवर डिजीज, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज और इस किस्म की जो चीजें उनके साथ बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आपने ये बात जहन में रखनी है, ठीक है। मतलब लिवर सिरोसिस करना है। और एक आपके पास आपकी पिक्चर आती होती है नटमेग लिवर की। नटमेग लिवर को आपने जरा देख लेना है, वो ऐसे कंजेस्टेड सा होता है, तो आपने वो भी अपने जहन में रखनी है बात, ठीक है। पेनक्रियास के चैप्टर में से कोई सवाल नहीं आता, आप पूरा चैप्टर छोड़ दें ऑस्पी में से तो बिल्कुल भी कुछ नहीं आता। आपको बहुत दिल है एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस को पढ़ लें, लेकिन आता नहीं होता, इसमें से नॉर्मली नहीं आता। लेकिन अगर कोई आए तो एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस और आपका कार्सिनोमा ऑफ पेनक्रियास को आप एक नजर देख लें, आपने वैसे भी देखा वही होगा। उसके बाद आता है आपका अगला क्वेश्चन है जी मेल जेनिटल सिस्टम का। अब इस पूरे में से शुरू वाले सारे टॉपिक्स में से कुछ भी नहीं आता, जो सीधा आपने जाना है वो है टेस्टिकुलर नियोप्लाज्म सेमिनोमास पे। आप याद रखना, आपके पास आती होती है एक पिक्चर, वो कहते हैं कि दिस इज द पिक्चर ऑफ हिस्टोलॉजिकल पिक्चर या ग्रॉस पिक्चर ऑफ अ टेस्टिस एंड व्हाट इज द डायग्नोसिस। अब इस तरह पागल तो नहीं है हम कि हमें दिख जाए क्या है डायग्नोसिस। बेसिकली उन्होंने ना सेमिनोमा ही दिया होता है। जब भी आप टेस्टिकुलर नियोप्लाज्म पूछेंगे तो वो कभी भी सेमिनोमा के अलावा कोई भी नहीं होगा। ये बात 110% कंफर्म है, क्योंकि वो आपको सिनेरियो नहीं दे रहे, वो आपको बता नहीं रहे कि पेशेंट को क्या हुआ है, वो कुछ भी नहीं कह रहे। तो जाहिर सी बात है हमें भी कुछ भी नहीं पता। जब हमें भी नहीं पता तो सेमिनोमा ही है। तो इस वजह से टेस्टिस की जो चीज आती है वो सेमिनोमा ही आता है आपके पास। उसके अलावा वो आपको खाली पिक्चर दे के कुछ भी साथ नहीं पूछते होते, वो साथ पिक्चर के बता ये देते हैं कि ये टेस्टिस है, ठीक है। तो सेमिनोमा के साथ वो आपसे उसकी मॉर्फोलॉजी पूछ सकते हैं, उसकी टाइप्स, मतलब जो बाकी जर्म सेल ट्यूमर्स है उनकी टाइप्स पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं कि इसका प्रोग्नोस्टिक मार्कर है या नहीं। तो सेमिनोमा का कोई भी नहीं होता, किसका होता है ये पूछ लेते हैं। मतलब आपके जितने भी ट्यूमर्स है ना टेस्टिस के, वो आपने बहुत अच्छे से कर लेने हैं। और ये भी पूछते होते हैं कि जर्म सेल है कौन सा है, तो वो जर्म सेल ट्यूमर होता है। ये आपने पक्का पक्का बहुत अच्छे से करना है। देन आपका प्रोस्टेट में से दोनों बातें आती हैं, बीपीएच भी आता है, प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा। 90% आपका प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा आता है आना हो तो उसका सवाल आता होता है कि पेशेंट प्रेजेंटेड यू विद द हिस्ट्री ऑफ पेनलेस मिक्चुरेशन एंड हिमेचूरिया, ठीक है, सॉरी, पेनलेस हिमेचूरिया एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन विद इनलार्ज प्रोस्टेट। तो अगर प्रोस्टेट इनलार्ज है और उसके साथ पेशेंट को ब्लड इन यूरिन आ रहा है, हिमेचूरिया है, तो वो डेफिनेट सी बात है कि कुछ भी नहीं और हो सकता सिवाय प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा के, क्योंकि किडनी, यूरिनरी ब्लैडर सब कुछ एक्सक्लूड हो जाता है जब प्रोस्टेट इनलार्ज उन्होंने बता दी है। तो इसका मतलब है कि पेशेंट को प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा है और वो साथ उसकी कोई भी रिलेटेड चीज पूछ लेंगे तो आपने ये टॉपिक करना है। बीपीएच के सिनेरियो में वो हाल ही कहते हैं कि पेशेंट प्रेजेंटेड यू विद द फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी ऑफ यूरिन विद इन लार्ज प्रोस्टेट। तो ये दोनों बातें बस डिफरेंशिएटिंग पॉइंट जो इसमें है वो है ब्लड इन यूरिन। ब्लड इन यूरिन आ जाएगा तो कार्सिनोमा हो जाएगा, ब्लड इन यूरिन नहीं होगा तो बीपीएच होगा। तो ये बात आपने पक्की पक्की याद रखनी है, ज्यादातर कार्सिनोमा ही आता होता है। फिर जो आपका यूरिनरी ब्लैडर वाला पोर्शन है ना मेल जेनिटल सिस्टम के साथ, उसमें से पेपिलरी कार्सिनोमा बहुत ज्यादा आता है। आपको एक पैटर्न ऑफ हिस्टोलॉजिकल पिक्चर दिखा देते हैं, कहते हैं कि दिस इज अ हिस्टोलॉजिकल सेक्शन फ्रॉम अ पेशेंट यूरिनरी ब्लैडर ऑफ अ पेशेंट एंड गिव द पैटर्न ऑफ ग्रोथ। तो पैटर्न ऑफ ग्रोथ जब यूरिनरी ब्लैडर में आपसे पूछेंगे तो वो पेपिलरी ग्रोथ का पैटर्न ही होता है। फिर आपसे पूछते हैं कि मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा यहाँ कौन सा आ रहा है, तो वो ट्रांजिशनल सेल है और पेपिलरी टाइप है। उसकी वो टाइप्स ग्रेड्स पूछते हैं, वो आपकी बुक में लिखे हुए हैं कि वो नॉन इन्वेसिव पेपिलरी, इन्वेसिव पेपिलरी कार्सिनोमा, लो मैलिग्नेंट, हाई मैलिग्नेंट पोटेंशियल, वो जितने भी है ना सारे वो आपने करने हैं, ठीक है। वो लाजमी करने हैं, वो बहुत ज्यादा आते होते हैं। वो सब ये सवाल आपका बहुत ज्यादा आता है, याद रखना यूरिनरी ब्लैडर में और कोई ग्रोथ का पैटर्न वो पेपिलरी के अलावा नहीं पूछ सकते। फिर आता है जी फीमेल जेनिटल सिस्टम। फीमेल जेनिटल सिस्टम में भी जो शुरू की सारी बातें हैं ना, वल्वा, वजाइना, सर्विक्स, इनमें से कुछ भी नहीं आया हुआ। जो आपका इसमें से सीधी सीधी बात जाके आती है वो एक एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया की आती है। हालांकि वो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक वैसे नहीं हमें लगता था, लेकिन एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया और एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा बहुत ज्यादा आते हैं। वो कहते हैं कि ये यूट्रस की एक पिक्चर है और उसमें से वो दो बातें आपसे पूछते हैं, मतलब इस यूट्रस में से एक आपका लियोमायोमा उन्हें पूछने का बहुत शौक है, बहुत ही ज्यादा। और उसमें वो आपको पिक्चर दे देंगे हिस्टोलॉजिकल, और उसमें बहुत ज्यादा स्पिंडल शेप सेल्स होंगे, स्मूथ मसल सेल्स, ठीक है। और कहते हैं कि ये आपकी पिक्चर आई है यूट्रस से, तो आप बताएं कि इसको क्या है। तो जब आपको यूट्रस की एक पिक्चर मिले और बहुत ज्यादा स्पिंडल शेप सेल्स हो, यानी कि ऐसे सेल्स जो मसल, स्मूथ मसल जैसे हो, तो वो लियोमायोमा ही होता है। लियोमायोमा बहुत ज्यादा आता है। वो कहते हैं आपसे फिर दूसरी चीज कि आपको क्या चीज इसमें नजर आ रही है, तो हमें स्पिंडल शेप सेल्स, स्मूथ मसल सेल्स नजर आ रहे हैं बहुत ज्यादा।
और इसका malignant काउंटर पार्ट लियोमायोसार्कोमा, ये बहुत ज़्यादा आता है। उसके अलावा एंडोमेट्रियल हाइपोप्लेजिया और एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा आता होता है। एंडोमेट्रियल हाइपोप्लेजिया के वो दो टाइप्स आपसे पूछते हैं, एंडोमेट्रियल हाइपोप्लेजिया विद एटीपी एंड विदाउट एटीपी, और कार्सिनोमा भी वो आपसे यूट्रस में कहते हैं हमें ग्रोथ मिली थी, और उसकी आपको पिक्चर भी दिखा देते हैं, कोई हिस्ट्री देते हैं जिससे आपको पता चल जाता है, लेकिन आपका ये टॉपिक आपने करने हैं दोनों। उसके अलावा सर्विक्स से इवन इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक होने के बावजूद शायद एक आध दफा कभी कोई क्वेश्चन आया, वो बहुत रेयर है कि आपसे वो रिस्क फैक्टर्स ऑफ सर्वाइकल नियोप्लेजिया पूछना, लेकिन ज्यादातर नहीं पूछते होते। मोलर प्रेगनेंसी का सवाल कभी कभार आ जाता है कि पेशेंट प्रेजेंटेड यू विद के उसका 4th या 3rd मंथ पे उसकी होगी थी प्रेगनेंसी, वेस्ट हो गई थी और उसमें कुछ भी नहीं था, और इस किस्म के कोई सिनेरियो बना के देते थे, तो वो क्या था, तो वो ट्रोफोब्लास्टिक मैस थी या फिर हेरिडिटिफॉर्म मोल था, तो इस किस्म का। लेकिन वो भी इतना कॉमन नहीं है, इसमें से दो बात नहीं बस ज्यादा आती है, आपने जो पक्की पक्की करनी है, एंडोमेट्रियम एंड लियोमायोमा। देन आता है आपका ब्रेस्ट। ब्रेस्ट के टॉपिक में से ना आपके पास सवाल आते होते हैं बहुत ज्यादा, जो आता है वो आपका इन्वेसिव लोबुलर और इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, स्पेशली इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, ठीक है, ये आपका आ जाता है डायग्नोसिस के लिए। आपको पिक्चर जो दिखाते हैं उसमें बहुत ज्यादा डक्ट्स बनी हुई होती है, कहते हैं कि ब्रेस्ट की एक हार्ड मैस की पिक्चर थी जो एक फीमेल में डेवलप हुई थी, जो टेंडर भी थी, और इस किस्म की कोई फीचर बताएंगे जिससे पता चलेगा, और उसके लिम्फ नोड्स भी इनलार्ज थे। याद रखना, जब आपको लिम्फ नोड्स इनलार्ज बता देंगे ना, तो ये तो डेफिनेट सी बात है कि उस पेशेंट को कार्सिनोमा है, ठीक है। कार्सिनोमा के अलावा लिम्फ नोड्स आपके इनलार्ज नहीं होते, बिनाइन लीजन्स में लिम्फ नोड कभी इनलार्ज नहीं होते, तो कार्सिनोमा है उसको। और डक्टल अगर पैटर्न होगा तो वो डक्टल कार्सिनोमा, ज्यादातर आपका डक्टल या लोबुलर अगर आता है ना, तो सिनेरियो में कोई ऐसी बात होती है जिससे आपको पता चल रहा होता है। आपने मजीद ब्रेस्ट के कौन से टॉपिक्स करने हैं, ब्रेस्ट के प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स बहुत अच्छे से करने हैं, मेजर एंड माइनर, वो आपसे हमेशा दूसरे पार्ट में पूछते हैं, और ब्रेस्ट की जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो भी लाजमी करने हैं, वो भी आपसे कभी कभार पार्ट्स में पूछ लेते हैं। रिस्क फैक्टर्स करने के बाद उसके अलावा जो आपका आता होता है ना फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस ऑफ ब्रेस्ट, बहुत ज्यादा, वो आपके पास सिनेरियो आता है कि पेशेंट प्रेजेंटेड यू विद अ, या फिर दिस पिक्चर या हिस्टोलॉजिकल पिक्चर इज टेकन फ्रॉम अ पेशेंट हु प्रेजेंटेड विद अ लंपी बम्पी ब्रेस्ट विच वाज नो ओनली अ बिनाइन लीजन, और उसमें कोई भी आपको मेलिग्नेंट चेंज नहीं था, कोई सर्वाइकल लिम्फ नोड नहीं था, कोई टेंडरनेस नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो लंपी बम्पी ब्रेस्ट इज ऑलवेज फाइब्रोसिस्टिक चेंज। तो फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस के वो आपसे पूछते हैं कि कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं, तो वो वाला नहीं आपने पढ़ा था कि एडिनोसिस है और पता नहीं दो और चीजें थी, वो आपने लिखनी होती है। तो फाइब्रोसिस्टिक चेंज का एक टॉपिक करना है, एक आपने इन्वेसिव और लोबुलर डक्टल कार्सिनोमा कर लिया, उसके बाद आपने एक करना है फाइब्रोएडिनोमा। फाइब्रोएडिनोमा का सिनेरियो एक दो दफा आया है, वो उसमें सिनेरियो में आपको पता चल जाता है कि फाइब्रोएडिनोमा है, तो वो आपने जहन में, मोस्ट कॉमन बिनाइन लीजन ऑफ ब्रेस्ट कौन सी है, फाइब्रोएडिनोमा है, वो भी आपसे पूछते होते हैं, ठीक है सवाल। तो ये आपके ब्रेस्ट के टॉपिक्स हैं जो लाजमी करने हैं। HER2 न्यू, ER है, PR पॉजिटिव कैंसर है, मतलब कौन से मार्कर्स होते हैं बेसिकली वो ब्रेस्ट कैंसर के, वो आपसे पूछते हैं, तो ये 3 है, ये भी सवाल आता होता है। एंडो में से ना आपका शुरू जो पिट्यूटरी वाला टॉपिक है उसमें से ग्रोथ हार्मोन का क्वेश्चन आता है, ठीक है, और कुछ भी नहीं आता। कहते हैं कि पेशेंट प्रेजेंटेड विद वेरी, मतलब एज बता देंगे, उसकी ग्रोथ बहुत स्टंटेड होगी, और उसे कहेंगे कि उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी मिली है, तो क्या हुआ है उसको, तो जाहिर ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी है, और कुछ भी नहीं लिखना होता, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं होती। और अगले से पूछते हैं कि अगर बहुत ज्यादा उसके हाथ पांव बड़े हो जाएंगे तो क्या होगा, तो एक्रोमेगाली होगी। उसके बाद आपका थायराइड, थायराइड में से दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी, कौन सी दोनों तीनों चीजें, ग्रेव्स डिजीज बहुत ज्यादा आती है, हशीमोटोस बहुत आता होता है, और आपका मल्टीनोडुलर गोइटर बहुत आता है, तीनों चीजें आती हैं। सबसे ज्यादा ग्रेव्स आती है जिसमें पेशेंट प्रेजेंटेड यू, जिसमें आपके सारे हाइपरथायराइडिज्म के फीचर्स बताएंगे, और कहेंगे कि उसको मैस भी थी छोटी सी नेक पे सामने, और तीसरी चीज ये भी कहेंगे कि उसको साथ वो भी था अपना, उसकी जो सारे हाइपरथायराइडिज्म में स्वेटिंग, पैल्पिटेशन, ट्रेमर्स, वो भी सब कुछ, और उसको थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज या कोई इस टाइप की चीज आपको बता देंगे कि आपको पता चल जाएगा कि ग्रेव्स डिजीज है। ऐसी बात है, अगर हाइपरथायराइडिज्म है पेशेंट को और उसके साथ उसको मैस भी सामने बना हुआ छोटा सा और उसकी कोई एंटीबॉडी भी है, तो जाहिर वो ग्रेव्स ही होगी। हशीमोटोस में भी आपको ये कहते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म के सारे फीचर्स बताते हैं कि स्लो है और इस किस्म की बातें, और साथ एंटीबॉडी बता देते हैं, तो हशीमोटोस होगा। और अगर वो आपसे कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये थायराइड की इनलार्ज्ड मैस है और उसमें आपको बहुत ज्यादा नोड्यूल्स बने हुए नजर आ रहे हैं और आपसे नहीं कहते कि कोई एंटीबॉडी थी, तो फिर आपको मल्टीनोडुलर गोइटर है। तो ये तीनों टॉपिक्स आपने बहुत अच्छे से करने हैं। ग्रेव्स ये तीनों आते हैं आपके थायराइड में से। डायबिटीज में से जो आपकी चीजें पहले इंपॉर्टेंट थी वो अभी भी इंपॉर्टेंट है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का अक्सर सिनेरियो आता है कि यंग फीमेल डायबिटिक थी, प्रेजेंट हुई है, आपके पास कॉमा स्टेट है और उसकी एसीटोन ब्रेथ हमें सुनाई दे रही है, तो बताएं उसे क्या हुआ। तो जाहिर सी बात है जुवेनाइल डायबिटीज थी, अनकंट्रोल्ड है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो गया। ये सारी बातें आपसे बहुत ज्यादा पूछते हैं। डायबिटीज के नॉर्मल लेवल, फास्टिंग, ओरल, और मतलब डायबिटीज का पूरा टॉपिक आपको अच्छे से आना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। उसके बाद इसमें से कुछ भी नहीं आता इस चैप्टर में से। बोन्स एंड जॉइंट्स में से आपके 3 टॉपिक से आपने सिर्फ करने हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस करना है, बहुत बहुत ज्यादा अच्छे से करना है, आता होता है, पिक्चर आती है जॉइंट्स की रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, ऑस्लर नोड
का पूछते हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी का पूछते हैं। जो 2 ट्यूमर्स आपके बहुत ज़्यादा आते हैं ना, जाइंट सेल ट्यूमर सबसे ज़्यादा आता है, ऑस्टियोक्लास्टोमा कहते हैं, आपको एंड में बता देते हैं कि बड़े बड़े सेल्स थे, बड़े बड़े सेल्स आपके जाइंट सेल ट्यूमर में होते हैं ऑस्टियोक्लास्ट जैसे, ठीक है। और एक आपका ऑस्टियोसार्कोमा आता है जिसमें वो ट्राइपॉड साइन होता है, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपने लाजमी करनी है, यही बार बार रिपीट होती है, इसके अलावा और कुछ नहीं आता। सीएनएस में मेनिंजियोमा आता होता है, आपकी ब्रेन की एक पिक्चर होती है जिसमें ड्यूरा मैटर के साथ एक मैस अटैच होती है, तो वो क्या चीज़ होती है, वो मेनिंजियोमा है, ठीक है। वो लाजमी करना है, वो बहुत ज़्यादा आता है। उसके अलावा कोई इतनी उसके पैटर्न्स फिर आगे कर लेना। और एस्ट्रोसाइटोमा एक आध दफ़ा कभी आया होगा, उससे ज़्यादा नहीं। इसके अलावा ब्रेन में से मुझे ध्यान में नहीं है कुछ आया हो कभी। यहाँ पर बात ख़त्म करते हैं। अभी तक किसी को कोई मसला हुआ, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।